A very good morning to all my dear students. Today we are starting our 12th lecture in which we will deal with the second colligative property. Our second colligative properties are LVP, relative lowering in vapor pressure. सबसे पहले हमने पढ़ी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके भी यहाँ पे हमने उसके न्यूमेरिकल्स और उसकी केस स्टडीज़ की है। अब हम अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है RLVP। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले हेडिंग हम लगाएंगे वो लगाएंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अगर हमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को जानना है तो पहले हमें वेपर प्रेशर को जानना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? ये कोई हमारा कंटेनर है जो कि अभी क्लोज्ड है और इसके अंदर हमारा कोई लिक्विड, हमारा यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड के अंदर क्या होता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और उनके मॉलिक्यूल्स मोशन भी कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। अब जो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये कोई हमारा लिक्विड है, इट इज़ ए प्योर लिक्विड। अभी हमारा कोई प्योर लिक्विड है और इसमें ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है वो मोशन करके कहाँ पे आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं और इस लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं। ये जो बाहर निकलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते भी हैं इवेपोरेशन क्या होता है। लिक्विड का गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना क्या होता है? वेपर्स बनाना क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, यानी कि वेपर्स मतलब वेपर से रिलेटेड, इन वेपर जो ये बनी है इस लिक्विड के अंदर से, इन वेपर से रिलेटेड कोई प्रेशर है। अब ये क्या होता है कि जैसे हमने कोई क्लोज कंटेनर में लिक्विड को फिल किया और उस लिक्विड से जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो ऊपर जाने स्टार्ट हो गए और उन्हें वेपर क्रिएट की। अब होता क्या है कि अगर ये कंटेनर ओपन होता तो ये वेपर्स बाहर निकल जाती, बट ये कंटेनर हमारा कैसा है? क्लोज्ड। अभी कंटेनर क्लोज होने की वजह से क्या होगा? ये वेपर्स वॉल से टकराएगी, कोलिजन होगा वॉल से, मतलब जो इसकी वॉल है इससे कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद ये फिर वापस आएगी। जब लिक्विड से वेपर जा रही थी तो क्या बोला हमने? इवेपोरेशन। और जब वेपर से फिर लिक्विड के अंदर जा रही है तो इसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, वेपर्स का लिक्विड फेज में आना फिर से गैस का लिक्विड फेज में आना फिर से क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ये तो आपको पता होगा, ये तो हमने 9th में भी पढ़ा होता है। अब क्या है कि ये प्रोसेस यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो वेपर्स बनाते रहते हैं और फिर वो वॉल से टकरा कर अट्रैक्शन उनमें, मतलब प्रेशर वॉल से जब टकराएंगे तो वहाँ पे फोर्स सप्लाई होगा। फोर्स सप्लाई होने के बाद वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फिर ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये फिर कहाँ पे आ जाएंगे? अपने ही लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे दो प्रकार की प्रोसेस हो रही है। एक तो कौन सा है हमारा? एक है हमारा इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो उसका कोई रेट भी होगा, उसका क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन। और अगर दूसरी प्रोसेस कंडेंसेशन हो रही है तो यहाँ पे दूसरा क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। वेपर प्रेशर की हम कब बात करते हैं? वेपर प्रेशर की हम तब बात करते हैं जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम।
इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल, दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम फॉर दिस लिक्विड। और जब हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जैसे ही हमारे क्लोज कंटेनर के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो उस समय हम वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं। और उस समय वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन होती है? द प्रेशर exerted by, note down please, the pressure exerted by vapors, the pressure exerted by vapors of liquid on its surface is called vapor pressure. The pressure exerted by vapors of the liquid on its surface is called vapor pressure. एक वर्ड और आप इसमें नोट कीजिए, at equilibrium. ये वाला और नोट कीजिए। The pressure exerted by vapors of the liquid on its surface at equilibrium is called vapor pressure. देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक रूम लिया, और उस रूम को मैंने क्लोज बिल्कुल टाइटली बिल्कुल क्लोज कर दिया कि उसमें कहीं पे भी कोई भी होल नहीं है ताकि वेपर्स बाहर ना निकले। एक टोटल क्लोज रूम लिया हमने, उस रूम के अंदर मैंने क्या किया, वाटर फिल कर लिया। क्या फिल किया? वाटर तो हमारा एक प्योर लिक्विड है। और उस रूम में क्या होगा, वेपर्स क्रिएट होगी या नहीं होगी? जब वेपर्स क्रिएट होती है तो वेपर्स क्या करती है, उस लिक्विड सरफेस से बाहर निकल जाती है, वही वेपर्स होती है हमारी। जब वो बाहर निकलती है तो उन्हें बाहर जाने का कोई मौका नहीं है उनके पास में। तो ऐसे केस में उसकी वोल्ट के टकराने के बाद वहाँ से प्रेशर एक्सर्ट होता है, मास लगता है ना, तो प्रेशर एक्सर्ट होने के बाद वो दोबारा सरफेस पर आती है। जब ये अपनी सरफेस पे वापस आती है ना, जब ये सरफेस पे अपनी वापस आती है तो ये अपनी सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। लिक्विड की वेपर्स द्वारा उसकी सरफेस पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। और ये वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करना होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है। और ये हमें कैसा पता लगता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन कैसा होगा? देखिए, जब स्टार्टिंग में प्योर लिक्विड था, स्टार्टिंग में इवेपोरेशन स्टार्ट होगा, क्या होगा? इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। जब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा ना, तो हमें पता लगना स्टार्ट होगा कि वेपर बननी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। भाई वेपर बनेगी तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बट एक समय वो भी आएगा जब ये क्या होनी स्टार्ट होगी? कंडेंस्ड होनी स्टार्ट होगी, यानी कि उस समय कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। जब ये कंडेंसेशन होगा तो फिर उसका एरिया के उसका जो वॉल्यूम है फिर वो इंक्रीज कर जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब इधर से जाने वाली रेट, इधर से होने मॉलिक्यूल्स की रेट और इधर से आने वाले मॉलिक्यूल्स की रेट दोनों इक्वल हो जाएगी। तो उस समय वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। उस समय हमारा वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। और इस वॉल्यूम कांस्टेंट होते ही हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इज सेटअप। इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। और जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तो इसका जो प्रेशर इसकी सरफेस पर लगाया जाता है वो इसका क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जनरली ये बात याद रखेगी कि लिक्विड सरफेस के द्वारा उसकी लिक्विड की वेपर्स द्वारा उसकी सरफेस पे लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। बस हम इसे स्पेशल कंडीशन में डिफाइन करते हैं, व्हेन इक्विलिब्रियम इज सेटअप। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आप जान सकते हैं। अगर हम एक रूम के अंदर वाटर फिल करें, और रूम का जो रूम टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेल्सियस हो, नॉर्मल टेम्परेचर जिसे हम रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं।
तो इस समय जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रैक्टिकली चेक किया गया है कि वो कितना होता है 24 टोर। तो हर एक लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है, वो कब मेज़र करते हैं हम इक्विलिब्रियम पर, और अलग अलग लिक्विड्स के लिए यह अलग अलग होता है। तो हमें सबसे पहले देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वैसे मेनली एक ही बात पर डिपेंड करता है, हेडिंग लगाइए, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स विच अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमारे। एक बात आप याद रखें, वेपर प्रेशर इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी चीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब बोला जाता है जब उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट की बात की जाती है। बट वेपर प्रेशर में अभी प्योर लिक्विड की बात हुई है, उसमें कोई भी क्या नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच वन इज़ नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो वहाँ पे वेपर प्रेशर का ऑप्शन होता है, बाकी 3 ऑप्शन सही देगा और एक ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा वो क्या है, टेम्परेचर। क्या है हमारा, टेम्परेचर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। ये बात थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग से समझ सकते हैं। अगर हम किसी लिक्विड के लिए, अगर ये हमारा कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें बाहर से, यहाँ से मैं इसे क्या दूँ, अलग से हीट दूँ, अगर मैं उस प्योर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही आप उन्हें हीट दोगे तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होगी, और एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में मोशन होने के कारण ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होगी। ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होने का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा स्टार्टिंग में। रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होने के साथ साथ फिर कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा। अगर इवेपोरेशन में केवल एक ही पार्टिकल बाहर निकलता, कितना, एक पार्टिकल, तो वापस भी कितना आता, एक ही पार्टिकल, तो प्रेशर भी एक पार्टिकल के द्वारा ही लगाया जाता, तो वो बहुत ही कम होता। बट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा होगी, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ पेपर्स ज़्यादा होने की वजह से अब क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। तो जब ये नीचे आएंगे तो ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे। सपोज़ कीजिए कि हमारा एक पार्टिकल 1 टोर प्रेशर लगाता है, 1 टोर वेपर प्रेशर लगाता है, और यहाँ पे अगर 50 पार्टिकल्स हो जाए, कितने, 50 पार्टिकल्स हो जाए, तो 50 पार्टिकल्स कितना लगाएंगे, 50 टोर। ये तो बस मैं आपको एक मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बट समझे ना कि एक पार्टिकल एक लगा रहा है तो 2 ज़्यादा लगाएंगे। तो टेम्परेचर क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है लिक्विड के अंदर, उसकी वजह से नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ वेपर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा लगता है। समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इजी है हमारा, ये फैक्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दूसरा जो हमारा फैक्टर है, इसे बहुत ईजिली आप समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो लिक्विड या नेचर ऑफ लिक्विड भी आप इसे लिख सकते हैं। जो लिक्विड हम यहाँ पे लिखते हैं उस लिक्विड की नेचर भी मैटर करती है। अब ये आप समझे कि ये कैसे मैटर करती है, मैं आपको ये चीज़ अभी बताता हूँ। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो यहाँ पे जो लिक्विड है, मतलब जो हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। कैसे, अब
ये लिक्विड, ये सॉल्वेंट हमारा दो टाइप का हो सकता है, इट मे बी वोलेटाइल एंड इट मे बी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो अपनी वेपर्स खुद ही बनाते हैं, जो अपनी वेपर्स खुद ही बनाते हैं। पेट्रोल हमारा इसका एग्जांपल होता है। पेट्रोल क्या होता है कि वो क्या करता है, अपनी वेपर्स खुद ही क्रिएट करता है। अपनी वेपर्स खुद ही क्रिएट करने का क्या मीनिंग है कि वो वोलेटाइल नेचर का है। दोज आर द लिक्विड्स विच क्रिएट देयर प्रेशर विदाउट टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल। एंड नॉन वोलेटाइल जो होते हैं ना, इनसे प्रेशर क्रिएट कराने के लिए इन्हें टेम्परेचर देना पड़ता है, जो कि मैंने पहले फैक्टर में आपको बताया है। तो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। अब वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो अपनी वेपर्स खुद क्रिएट करते हैं, और जो अपनी वेपर प्रेशर ही खुद क्रिएट करेंगे तो उनमें वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनकी वेपर खुद ब खुद आ जाती है, इन्हें टेम्परेचर देना पड़ता है, तब इनसे वेपर क्रिएट करानी पड़ती है, तब ये क्या करते हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये मेन चीज़ होती है कि मतलब वो वोलेटाइल नेचर का है या नॉन वोलेटाइल नेचर का है। मैं आपको बता देता हूँ, जो वोलेटाइल नेचर के लिक्विड्स होते हैं, जो वोलेटाइल नेचर के जो लिक्विड्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, मतलब एक कम टेम्परेचर पर ही बॉइल हो जाते हैं। और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं हमारे, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब ये बात आप समझें कि बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर पर इफेक्ट बिल्कुल डायरेक्टली है। कैसा? कि अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? अब सपोज कीजिए हमारे पास में 3 लिक्विड है, ए, बी और सी। हमारे पास में कितने लिक्विड है? हमारे पास में 3 लिक्विड है, ए, बी एंड सी। ये वाला पॉइंट आप नोट जरूर करें कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब हमारे पास में 3 लिक्विड्स है, ए, बी एंड सी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस एंड 64 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वाटर का होता है ना, दिस इज C2H5OH इथेनॉल, एंड दिस इज CH3OH, दिस इज मीथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, अब इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ए का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। ओके स्टूडेंट्स, कैसे समझते हैं हम इस बात को? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मीनिंग क्या होता है, पहले ये बात समझो आप। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो यानी कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा बॉइल होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होने का क्या मीनिंग है? उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कोई जल्दी बॉइल हो जाता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं था, इसलिए वो जल्दी बॉइल हुआ। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब इन तीनों में इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा टाइट एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब इसके लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं तो इनकी वेपर भी कम क्रिएट होगी। अगर इनकी वेपर कम क्रिएट होगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। यही बात है ना। अब इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है हमारा वो 64 डिग्री सेल्सियस है। अब ये लो टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये मोर वोलेटाइल है। ये क्या हमारा मोर वोलेटाइल है और ये हमारा लेस वोलेटाइल है। जो लेस वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा और जो मोर वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब उन लिक्विड्स की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात क्या होती है हमारी? दूसरा होता है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसे कर सकते हो, इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। 2 फैक्टर्स पे मेनली हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है और वो दोनों मैंने आपको समझा दिए है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, अब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रोल में आती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अभी आप ये समझिए क्या होता है। RLVP, सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक लिक्विड है
प्योर लिक्विड। ओके, इस प्योर लिक्विड के वेपर्स क्रिएट की और फिर इसने साथ साथ कंडेंसेशन किया। इस समय जो इसने वेपर प्रेशर क्रिएट किया, इसका वेपर प्रेशर मैं मान लेता हूँ पी नोट। नोट हम वैसे कब लगाएंगे? प्योर के लिए। नोट हम कब लगाएंगे? जो नोट लगाया मैंने ये कब लगाएंगे? जब प्योर कंडीशन होगी। तो ये क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होता है, ये बात मैंने आपको अभी समझाई है। हमने माना कि ये लिक्विड, जो हमारा लिक्विड हमने लिया है, ये कितना प्रेशर क्रिएट करता है? वेपर प्रेशर कितना क्रिएट करता है? पी नोट। अब मैं क्या करूं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूं। मैं क्या करता हूं, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं। अब देखिए, नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जो अपनी वेपर्स खुद ब खुद क्रिएट ना करता हो, कोई ऐसा सॉल्यूट जो अपनी वेपर खुद ब खुद क्रिएट ना करता हो। जैसे मैं इसके अंदर शुगर डाल देता हूँ, शुगर यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं शुगर भी ऐड कर सकता हूँ, NaCl भी ऐड कर सकता हूँ, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा लिख देता हूँ मैं, जो वहाँ पे पड़ा रहे, वो अपनी वेपर खुद ब खुद क्रिएट ना करता हो। अब मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं। अब आपको पता होगा सॉल्यूट जो होता है ना हमारा, सॉल्यूट का साइज़ बड़ा होता है और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होता है। तो जो मैं बड़े वाले पार्टिकल्स दिखाऊंगा वो कहीं के हो गए हमारे सॉल्यूट के, और जो मैं आपको छोटे छोटे पार्टिकल से दिखा रहा हूँ ये कहीं के हमारे सॉल्यूट के, ये सॉल्वेंट के। हमारे लार्ज वाले जो है हमारे, वो किसके? हमारे सॉल्यूट के, और ये छोटे वाले किसके? हमारे सॉल्वेंट के। ये बात आपको क्लियर है? अब ये पहले सॉल्वेंट था, अब सॉल्वेंट के अंदर मैंने कौन ऐड कर दिया? सॉल्यूट। अब इसमें सॉल्यूट भी है, तो ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में भी वेपर प्रेशर होगा। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो मैं कितना मान लेता हूँ? PS। S मीनिंग सॉल्यूशन, P मतलब प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P नोट है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS हो गया है। जितना वेपर प्रेशर ये पहले क्रिएट कर रहा था, क्या अब भी उतना ही वेपर क्रिएट होगा? उससे ज़्यादा या कम? आप सोचे पहले, अपने लॉजिक लगाए कि ऐसा क्या होगा कि घटेगा या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब आप समझे इस बात को। देखिए, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, मतलब होता क्या है, जो हमारा P नोट होता है वो बड़ा होता है और PS जो है हमारा छोटा होता है। मतलब जब ये प्योर स्टेट में था ना, जब जितना ही वेपर प्रेशर पहले क्रिएट करता था वो वाला ही ज़्यादा होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये वेपर प्रेशर में इसके क्या आएगी? कमी आ जाएगी। इसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कैसे? देखिए, जब यहाँ पे वेपर्स क्रिएट हो रही थी तो केवल किसके पार्टिकल्स थे? प्योर सॉल्वेंट के। मतलब सारे पार्टिकल्स किसके थे? सॉल्वेंट के थे ना। अब हमारे पास में इसमें किसके पार्टिकल है? सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स है। और सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होने का मीनिंग ये है कि यहाँ से बाहर नहीं जाने का, इसकी वेपर क्रिएट नहीं होगी। जब इसकी वेपर क्रिएट नहीं होगी तो ये इसके रास्ते में अड़ेगा ना। रास्ते में अड़ने का क्या मीनिंग है? इसे वेपर नहीं बनाने देगा। तो मतलब कुछ ना कुछ हिस्से को बाहर जाने से रोकेगा। कौन? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब वो कुछ हिस्से को बाहर जाने से रोकेगा तो वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। तो PS जो है ना, P नोट जो है वो ज़्यादा होता है और PS कम हो जाता है। अब आप खुद ही समझे कि आपने कोई सॉल्वेंट लिया है और उसके आप वेपर क्रिएट करते हैं। अब आपने बाहर से उसमें कोई पाउडर वगैरह डाल दिया। क्या डाल दिया? पाउडर वगैरह। तो जितनी वेपर वो पहले क्रिएट करता था ना, अब वो इतनी वेपर क्रिएट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट पार्टिकल भी कवर करेंगे, और जो सरफेस एरिया सॉल्यूट पार्टिकल्स कवर कर लेंगे वहाँ से वेपर क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो किस नेचर का है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल तो वहाँ से हलने का भी नहीं। जब वो वहाँ से हलने का नहीं तो इसका क्या मीनिंग है? वेपर भी क्रिएट नहीं होगी। वेपर क्रिएट नहीं होगी तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी।
और वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, तो मैंने लिख दिया पी एस इज लेस एंड पी नोट इज ग्रेटर। अब मैं रीज़न लिख देता हूँ इसका। रीज़न क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स decreases the rate of evaporation ऑफ सॉल्वेंट। ये बात भी आप लिख ले, ऑफ सॉल्वेंट। अब ठीक है स्टेटमेंट हमारा, सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है वो सोल्यूट पार्टिकल्स द्वारा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा सॉल्वेंट का जो टोटल सरफेस एरिया है वो सोल्यूट पार्टिकल्स द्वारा क्या कर लिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कम करने का मतलब वहाँ पे वो बैठ जाते हैं, और जब वहाँ पे बैठ जाते हैं तो वेपर्स कम क्रिएट होती है, और वेपर कम क्रिएट होने की वजह से वेपर प्रेशर भी हमारा कम हो जाता है। अब ये RLVP है, RLVP। आप इसकी पहले डेफिनेशन लिखें, RLVP की डेफिनेशन लिखे आप पहले, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसे नोट करेंगे। When a non-volatile solute is added in pure solvent, then vapor pressure of pure solvent decreases, and vapor pressure of pure solvent decreases, and this decreasement in vapor pressure is called lowering in vapor pressure, and it is with respect to pure solvent, so it is called relative lowering in vapor pressure. देखिए हमारा इस लिक्विड के लिए ये प्योर सॉल्वेंट का पी नोट हमने एज्यूम किया था, इस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने ऐड किया है। क्या ऐड किया है मैंने इसमें, सोल्यूट, और वो भी नॉन वोलेटाइल है। तो इसका प्रेशर मैंने कितना हो गया था, PS। हमें पता लगा कि बाय एक्सपेरिमेंटली वी नोन डैट पी नोट इज़ ग्रेटर एंड PS इज़ लेस। अगर मैं डेल्टा P निकालना चाहूँ, क्या डेल्टा P, वो कितना होगा बताओ, P नोट माइनस PS, P नोट माइनस PS। अब इसे मैं क्या बोलूँगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में आने वाली कमी। सपोज कीजिए कि ये हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर 10 टोर था, 10 टोर। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करने के बाद इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आने के बाद मैंने PS का मान कितना हो गया, सपोज करते हैं 8 हो गया है, डिक्रीज होकर के 8 हो गया। अब 10 से 8 टोर हो गया है, तो एक डिक्रीजमेंट हुआ है। कितना डिक्रीजमेंट हुआ है, 10 था पहले, अब कितना हो गया 8, तो कितना हुआ है 2 का। अभी यहाँ से पता लगेगा मुझे इनिशियल कितना था 10 टोर, डिक्रीज कितना हुआ है PS 8, तो कितनी कमी आई है, 2 टोर की कमी आई है ना। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी, कितनी कमी है वो हमें डेल्टा P बताएगा, और डेल्टा P निकालने के लिए आपको P नोट माइनस PS पता होना चाहिए। ये क्या हमारा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बट ये जो कमी आई है, जो ये लोवरिंग आई है, कमी आई है, ये किसके रेस्पेक्ट में आई है, ये किसके रेस्पेक्ट में आई है, इस 10 के रेस्पेक्ट में आई है ना, इस प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आई है ना। तो मैं इसे लिखूंगा डेल्टा P अपॉन P नोट, उसके रेस्पेक्ट में आई है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है हमारा, डेल्टा P। अभी किसके रेस्पेक्ट में आई है, किसके रिलेटिव में आई है,
पी नॉट के इस प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आई है, तो इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है वो प्रूव कर लेते हैं एक बार। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था। अब हमने इसमें सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए, ऐड करने के बाद इसके वेपर प्रेशर में क्या आई, कमी आई। अब ये जो कमी आने का जो मुख्य रीज़न है, मेन रीज़न जो है वो क्या रीज़न है, सोल्यूट पार्टिकल, और वो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इस वजह से कमी आई है ना। अब ये वेपर प्रेशर में जो कमी आना है ये किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया है। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सोल्वेंट लिया, बहुत ही कम लिक्विड आपने लिया और उसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा डाल दी, तो ऐसा होगा कि यहाँ से वेपर प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा डाला है कौन, सोल्यूट, अगर आपने सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में डाल दिया है तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर जो है ना उसमें थोड़ी कमी आएगी। अब ये ज़्यादा कमी आना कम कमी आना किस बात पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है दे आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ सोल्यूट दे आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर में जो कमी आई है ये किसकी वजह से आई है, सोल्यूट की वजह से आई है। और सोल्यूट की वजह से आई है तो जो सोल्यूट की वजह से इफेक्ट होता है, सोल्यूट के अमाउंट की वजह से जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको यहाँ तक ये पता लग गया है कि जो हमारी RLBP है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये आपने बहुत अच्छे से सीख भी लिया है और आप इसे बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि जो ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करने के बाद जो इसमें वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, ये कमी किस वजह से आई है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वजह से। अब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा और ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा, ये हमें कौन सिखाएगा, राउल्ट्स लॉ। ये कौन सिखाएगा हमें, राउल्ट्स लॉ, कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे मेज़र करते हैं और उसका क्या फॉर्मूला है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हैं कितना होता है। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।